नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे उभरती हुई युवा लेखिका कंचन सिंह चौहान जी की कहानी सिम्मल के फूल। तो आइए सुनते हैं कहानी। वो वसंत के दिन थे। घरों के बाहर गमलों में पिट्यूनिया, पैंजी, लिली, डहेलिया ने जगह लेकर अभी अभी गुजरे शीत के तुषारापात से मुरझाए दालानों को रंग बिरंगा बना दिया था। सड़कों के किनारे बॉटल ब्रश, पलाश, कनेर और सिम्मल से सज गए थे। शरीर पर कपड़ों के बोझ नहीं, बस थोड़े से अधिक गर्म कपड़े, कलाइयों तक आस्तीने और स्टैंड कॉलर वाले कुर्ते खुद में ही अच्छा लगने का एहसास देने लगे थे। शीशे के सामने खड़ी तपस्या खुद पर ही मुग्ध थी। गौर से देखूं तो क्या है आखिर इस चेहरे में, जो स्कूल जाने से आने तक, छज्जे पर खड़े होने से बाजार जाने तक, जाने कितनी जोड़ी आंखें टकी रहती हैं इस पर। सोचते हुए उसने थोड़ा टेढ़ा होते हुए आदमकद आईने में विश्लेषक निगाहों से खुद को देखा। 5 फीट 5 इंच, लड़कियों के हिसाब से अच्छी ऊंचाई तो है ही। फिर सीधे खड़े होकर आईने के और नजदीक गई, जैसे अपना क्लोजअप लेना चाहती हो। मिल्की वाइट इसे ही कहते हैं शायद। दूध खौलकर थोड़ा गाढ़ा हो गया हो जैसे, वैसा हल्का बादाम और केसर छिड़का रंग। भौं में कुछ तो अतिरिक्त तराश थी ही। ये आंखें जो बिना काजल के कजरारी सी हैं, वो सबकी तो नहीं होती। सोचते हुए उसने श्रृंगारदान पर पड़ी काजल की डिबिया उठाई और आंखों की कोरों को बड़े सलीके से भर दिया। एक बार पलक झपकाकर फिर से देखा उसने अपना चेहरा, जैसे किसी स्केच पर पेंसिल गाढ़ी कर हाइलाइट्स दे दी गई हों। नाक की कील पर बायां हाथ रखकर थोड़ा दबाव देते हुए उसने शीशे में देखा कि नाक बहुत तीखी तो नहीं, मगर सुडौल तो है ही। क्या सच में बहुत बड़ी लगती हूँ? सोचते हुए वो थोड़ा पीछे हटी और गर्दन के नीचे फिसलती निगाह को पसलियों के ऊपर ही रोक दिया। अपनी सहेलियों से ज्यादा भरा तो है ही। शरारत से मुस्कुराकर सोचते हुए वो आईने की तरफ पीठ करके खड़ी हो गई और चेहरे को 45 डिग्री पर मोड़कर कुर्ते का पीछे से लुक देखने लगी। कॉलेज जाना है या फैशन परेड में, कहते हुए हारकर कालिंदी देवी कमरे में आ ही गई। यूनिफॉर्म में ही जा रही हूं ना, प्रॉब्लम क्या है, कहती हुई वह सधी कदम चाल के साथ तुनक कर बाहर निकल गई। बाहर वत्सला आ चुकी थी। चंचरीक से लड़कर थक चुकी जो आज अम्मा से, साइकिल का स्टैंड लगाते हुए वत्सला बोली। तपस्या ने साइकिल का स्टैंड हटाया और एक झटके में गद्दी पर बैठते हुए पैडल पर तेजी से पैर चलाते हुए चल पड़ी। वत्सला दूसरी साइकिल पर समानांतर चल रही थी। तपस्या कुछ हठीले, कुछ मान भरे भाव से बोलने लगी। चंचरीक का नाम न लिया करो। उस नवाबजादे को समझा दिया कि ऐसी लड़की न समझना हमें, जिसे एक चिट्ठी लिखी और दूसरे दिन पिक्चर हॉल में। हमें पढ़ना है, नौकरी करनी है, तुम्हारी तरह नेताओं के घर नहीं पैदा हुए हैं हम। ये सब कहना जरूरी था? इग्नोर करना भी एक चीज होती है। वत्सला के सुर समझाइशी थे। नहीं कर पाते इग्नोर हम। क्यों करें? पूरी दुनिया उसकी गुलाम है क्या? वो सोचता है कि जिस चीज पर वह हाथ रख देगा उसकी हो जाएगी। उसे नहीं पता कि दुनिया में हर चीज बिकाऊ नहीं होती। अब तक एक और साइकिल समानांतर रेखा में समान चाल में उन दोनों के साथ चलने लगी थी। यह निश्चय था। दोनों सहेलियां चुप हो गईं। कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के लड़कियों के साथ ऐसा होना बहुत सामान्य सी बात है। लड़के सुंदर लड़कियों को एक तरफा प्रेम करते हैं। लड़कियां पढ़ाई, घर, खानदान, इज्जत सब कुछ संजीदगी से लेते हुए इन प्रस्तावों को अनदेखा करती चलती हैं। वैसे भी एक सुंदर लड़की को जाने कितने प्रस्ताव मिलते हैं, वो कहाँ तक सबको स्वीकार करेगी। उसी तरह यह बात भी आई गई हो गई। तपस्या उस दिन कॉलेज से लौटते समय साइकिल के पैडल पर पैर मारती अपनी ही धुन में मगन थी। नजर जहां तक जाती वहां तक सिम्मल की डाल डाल फूलों से लदी थी। बस फूल ही फूल, एक भी पत्ती नहीं। फूलों ने जरा भी जगह नहीं छोड़ी थी किसी के लिए। वो खुद में ही प्रफुल्लित थे,
खुद में ही परिपूर्ण, डाली डाली हंसती सी, स्वयं के सौंदर्य से लदी, फूली और अभिभूत। तपस्या को ये सिम्मल बहुत कुछ खुद जैसे ही लगते थे। जरूरत नहीं उन्हें किसी पत्ते की, खुद का साम्राज्य, खुद में अलमस्त। मन में सोचती और थोड़ी सी गर्व से भरती हुई तपस्या ने साइकिल कुछ घुमा सी ली और सिम्मल के पेड़ के नीचे ठिठक गई। गद्दी पर बैठे हुए ही उसने फूल की एक डाली की तरफ हाथ बढ़ा दिया। ढेर सारे लाल फूल अब उसकी साइकिल के आगे बनी बास्केट में थे। ऐसे ही कभी मेरी गाड़ी की फ्रंट साइड सीट पर तुम भी आ गिरो, फिर देखो मैं तुम्हें कैसे सजा के रखता हूं। आत्मलीन तपस्या ने इस आवाज पर चौंक कर देखा तो उसकी साइकिल के ठीक सामने स्विफ्ट डिजायर खड़ी थी और ड्राइविंग सीट पर चंचरीक बैठा था। उसकी मुस्कान बहुत कुटिल थी। सांवले चेहरे पर कुछ बड़ी और सुडौल आंखें, गले में रस्सी जैसी सोने की चेन, दोनों हाथों में 8 अंगूठियां, कुछ सोने की तो कुछ मासिक पगार पाने वाले पंडित द्वारा बताए गए रत्नों से जड़ी। एक कान में सोने की बाली, आंखों पर महंगा चश्मा। जाने क्या सोचकर उसके पिता ने इस लाडले का नाम चंचरीक रखा था। अपने नाम को सार्थक करने की मुहिम में उसने कोई फूल नहीं छोड़ा था जिसका पराग न ले लिया हो। तपस्या ने साइकिल आगे निकालने की सोची, लेकिन चंचरीक अब उसके सामने आ चुका था। किस बात का इतना घमंड तपस्या? इस रूप का? कहते हुए चंचरीक ने धक्का देकर उसे जमीन पर गिरा दिया और तपस्या के कुछ समझने के पहले एक बोतल खोलकर उसका सारा द्रव्य तपस्या के चेहरे पर उड़ेल दिया। तपस्या कुछ समझती इससे पहले चंचरीक की स्विफ्ट सब कुछ धूल में उड़ाती जा चुकी थी, तपस्या के बगल में एक खाली बोतल छोड़कर। तपस्या तड़प रही थी। जाने क्या था जो फैलता जा रहा था उसके पूरे चेहरे पर, हाथों में, गले में, सीने पर, और फैलने के साथ जलाता चला जा रहा था उसे, शायद गलाता भी। तपस्या दर्द से चीख रही थी। उसका सिर घूम रहा था। वो उठने की कोशिश में बार बार गिरती जा रही थी और आखिर वह बेहोश हो गई। कस्बे के अस्पताल में पहुंचते ही तपस्या पर लगभग 20-25 बाल्टी पानी डाला गया, जिससे कि जितना हो सके केमिकल बह जाए। अयोध्या बाबू, कालिंदी देवी और निश्चय जब अस्पताल पहुंचे तो तपस्या की जगह जाने कौन था, उसी यूनिफॉर्म में जिसमें तपस्या सुबह कॉलेज गई थी। बहुत गुरूर था अयोध्या बाबू को अपनी बेटी पर। उनके गुरूर की शक्ल बदली हुई पड़ी थी। जगह जगह से मांस के लोथड़े निकले हुए थे। शरीर फाड़कर निकलता हुआ ताजा गुलाबी मांस, खून से सनी देह। दौड़कर बेहोश तपस्या को सीने से लगा लिया था अयोध्या बाबू ने। ये क्या है? ये सब क्या है? वो पागल की तरह बोल रहे थे। कुछ नर्सों और डॉक्टरों ने जबरदस्ती अयोध्या बाबू को तपस्या से अलग किया। निश्चय ने देखा जहां जहां तपस्या का शरीर अयोध्या बाबू से लगा था वहां उनके कपड़े जल गए थे। सैकड़ों लीटर पानी पड़ने के बावजूद तपस्या के शरीर में इतना सारा तेजाब था कि उसे छूने से दूसरा व्यक्ति जल गया था, तो तपस्या का क्या हाल होगा? सोचकर कांप उठा निश्चय। डॉक्टर ने एसिड पड़ने के कारण 75% जलने की बात बताई थी और तुरंत शहर के लिए रेफर कर दिया था। तपस्या की आंखें खुली तो अयोध्या बाबू उसके सिरहाने खड़े थे, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए। तपस्या को कुछ कुछ याद आया। चंचरीक ने बोतल से कुछ फेंका था। एक तीक्ष्ण असहनीय जलन चेहरे पर तेजी से फैलती जा रही थी। होश और बेहोशी के बीच अस्पताल जाते समय तेजाब डाल दिया जैसी कुछ आवाज कान में पड़ रही थी। तपस्या सोचते ही सिहर गई। उसके हाथ में बैंडेज जैसा कुछ बंधा था। चेहरे पर दर्द था, तीक्ष्ण छरछराहट। उसने हाथ चेहरे के पास ले जाना चाहा तो हाथ उठा नहीं पाई। मेरा चेहरा खराब हो गया बाबूजी? उसने घबराकर पूछा। किसने कहा? अयोध्या बाबू ने हारे हुए से सवाल में जवाब दिया। उसने कुछ फेंका था, तेजाब ही रहा होगा। सब कह रहे थे तेजाब फेंक दिया। शीशा दिखाओ मुझे, प्लीज बाबूजी, शीशा दिखाओ मुझे।
कहते हुए उसने हाथ पैर झटकने की कोशिश की तो सारे शरीर में दर्द उठ गया। आह! एक बड़ी सी चीख के साथ फिर से बेहोश हो गई थी वह। कालिंदी देवी फपक रही थी। अयोध्या बाबू ने कंधे का अंगोछा आंख पर रख लिया और आंसू पोंछते हुए वार्ड से बाहर निकल गए। नर्स को बताने की तपस्या को होश आया भी और वो फिर से बेहोश हो गई। तपस्या के दाएं गाल से मांस का लोथड़ा बाहर निकला हुआ था। गले से लेकर वक्ष तक एसिड ने हाल बुरा कर रखा था। शरीर जला ही नहीं था बल्कि जगह जगह से गला हुआ था। हाथ में पट्टियां बंधी थीं। पैर का भी बहुत सारा भाग जल गया था। अयोध्या बाबू को अब आगे बस अंधेरा दिखाई दे रहा था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कहां से शुरुआत होगी। अपनी आर्थिक स्थिति वह जानते थे। पहली बात तो यह कि किसी तरह होश तो आए तपस्या को, फिर यह कि होश में आते ही तपस्या की सर्जरी कराई जाएगी। सर्जरी में कितना पैसा लगेगा पता नहीं। गांव में 8 बीघा जमीन है, उसे बेच देंगे। कालिंदी के गहने उसने तपस्या की शादी के लिए रख रखे थे, उन्हें बेच दिया जाएगा। कुछ पैसे तपस्या की शादी के लिए डाकखाने में जमा करने शुरू किए थे, वो निकाल लेंगे। किसी से उधार मांगो भी तो क्यों देगा वो। किसे नहीं पता कि चाय समोसे बेचने वाले की क्या औकात होती है। बहुत सारी कशमकश के बाद फिर एक लंबी सांस के साथ खुद को दिलासा दिया अयोध्या बाबू ने कि कुछ भी करेंगे लेकिन अपनी इकलौती औलाद को बेचारा नहीं बनने देंगे। वार्ड में लौटे तो कालिंदी देवी ने बताया कि धीरेन्द्र प्रताप सिंह के गुर्गे मधुसूदन मिश्रा का फोन आया था। कह रहे थे कि धीरेन्द्र बाबू को खुद बड़ा अफसोस है। चंचू को तो उन्होंने उसी दिन से घर में घुसने भी नहीं दिया। उन्हें खुद नहीं पता कि कहाँ है वह। चेक भिजवाने को भी कह रहे थे तपस्या के इलाज के लिए, लेकिन यह भी कह रहे थे कि लड़कौनी की गलती समझकर चंचरीक को माफ कर दें। अभी बड़ी लंबी जिंदगी पड़ी है। FIR वगैरह ना ही दर्ज हो तो अच्छा। अयोध्या बाबू चुप रहे, बंद ज्वालामुखी जैसे। मन में कोई बोल रहा था, नेताजी के भाई के करियर में दाग आ रहा है तो इतनी मनोबल। मेरी बेटी के शरीर और मन सब दाग दाग हो गए, उसका क्या। तपस्या के जीवन में सब कुछ बदल गया उस दिन से। चेहरा, गति, रहन सहन सब। उसके हौसलों की मौत हो गई थी। होश में आने के बाद बार बार फिर से बेहोश हो जाने का मन करता उसका। हकीकत बहुत कठिन थी। उसे उस दिन और फिर एक एक दिन झेलना मुश्किल था। आगे ताउम्र न जाने कब तक। कैसे जी पाएगी इसी तरह, कुछ पता नहीं था। पता तो यह भी नहीं था कि यह जो दुर्घटना हुई है वह इतनी बड़ी बात है कि उस दिन से उसकी जिंदगी का रंग ही बदल जाएगा। वो उजला उजला सा दिखने वाला हर दिन अब से धुंध भरा हो जाएगा। सिम्मल के फूलों पर मोहित हुआ करती थी वह। कभी यह नहीं सोचा था कि सिम्मल के पेड़ कितने कम दिनों के लिए खूबसूरत लगते हैं। वसंत जाते ही हर तरफ फाहे फाहे उड़ते मिलते हैं। कभी किसी की आंख में गर्द बन, कभी किसी बिस्तर पर अनचाहा अस्तित्व लिए पहुंचते ही झाड़ दिए जाते हैं। अनचाहे बदसूरत बिखरे हुए। वैसी ही तो हो गई थी तपस्या। वो दिन भी थे जब अपने अस्तित्व में किसी को जगह नहीं देती थी वह। मान, स्वाभिमान, मुग्धता, सौंदर्य। और अब ये दिन सब धुआं धुआं, फाहों सा सब कुछ हवा में, सब अनचाहा, सब बिखरा हुआ बदसूरती के साथ। सबसे नजर बचाकर पर्स धीरे से खोलते हुए तपस्या बार बार वह खाली बोतल देखती जो चंचरीक घटना के दिन उसके बगल में फेंक गया था और निश्चय जाने कैसे उठा लाया था। जिंदगी उसी बोतल की तरह खाली हो चुकी थी। दुनिया में एसिड अटैक जैसा भी कोई जुर्म होता है या इस जुर्म के इतने दुखद और कष्टकारी परिणाम होते हैं, कुछ नहीं पता था तपस्या को। एक के बाद दूसरी सर्जरी, एक के बाद दूसरा आश्वासन और हर बार तन और मन दोनों को मिलता असहनीय दर्द। और इन सब के बाद जब घर आकर 6 महीने बाद उसने अपना चेहरा देखा
तब यह समझना कितना पीड़ादायक था कि अब यह चेहरा हमेशा ही ऐसा दिखने वाला है। चेहरा जो सबकी पहचान होता है, वह अब तपस्या के पास नहीं था। उसकी पहचान बदल गई थी। उस चेहरे को देखते ही अब लोग एसिड अटैक विक्टिम कहने लगते थे। यही शायद उसकी पहचान बन गई थी अब। और फिर शीशे से चिढ़ होने लगी थी उसे। खुद को दुनिया, परिवार, दोस्तों से अलग कर लिया था उसने। कहानियों में प्यार में डूबे लोग कितने सुंदर, कितने निश्चल, कितने स्वार्थहीन हो जाते हैं। वह सोचती रहती, क्या मेरा ही अनुभव अलग होना था? और फिर तड़प कर सोचती, क्यों नहीं चंचरीक भी इस दर्द से गुजर कर देखता? क्यों नहीं कोई दंड उसके चेहरे को बिगाड़कर उसे शीशे के सामने खड़ा करता? अपनी सोच तालिबानी लगती तपस्या को, मगर वह असफल रहती चंचरीक के प्रति खुद में दया और करुणा जगाने में। हर नाते, रिश्तेदारों, पड़ोसियों, जान पहचान वालों, सबने किनारा कर लिया था अयोध्या बाबू के परिवार से। दुश्मनी धीरेंद्र प्रताप सिंह से जो पाली थी। अयोध्या बाबू के एफआईआर दर्ज कराने के दूसरे दिन चंचरीक सीधे कोर्ट में हाजिर हुआ और आनन फानन में उसकी जमानत हो गई। अयोध्या बाबू मुट्ठियां भींचकर रह गए थे। गांव की जमीन और कालिंदी देवी के जेवर बेचकर कुछ लाख रुपयों का इंतजाम किया था। उससे कोई 4-5 सर्जरी हो पाई थी। सर्जरी के बाद अब जो थोड़े से पैसे बचे थे, उसी से मुकदमा लड़ना था। मगर सबसे बड़ी बात यह थी कि धीरेंद्र प्रताप के खिलाफ मुकदमा लड़ेगा कौन? इस शहर में तो कोई मुकदमा लड़ने से रहा। पूनम भल्ला अच्छी वकील थी। औरत होने के कारण या फिर पता नहीं क्यों दर्द समझती थी तपस्या का। टीवी और समाचारों में सुनने के बाद खुद आई थी तपस्या का केस लड़ने को। किसी समाज सेवी संस्था से जुड़ी हुई थी और लगातार महिलाओं के हक में लड़ाई लड़ रही थी। उनसे मिलने पर बहुत दिनों बाद कुछ शब्द निकले थे तपस्या के मुंह से। कितनी सजा दिलवा पाएंगी आप चंचरीक को? देखो बेटा, एसिड अटैक में अब तक सिर्फ 7 साल की सजा ही मिली है सबसे ज्यादा। वो भी तब जब विक्टिम का कोई अंग भी खराब हो जाए एसिड अटैक में। पूनम भल्ला ने जानकारी देने के अंदाज में कहा था। जिसे एक दिन भी पुलिस थाने में नहीं रख पाई, उसे 7 साल की सजा दिलवाना भी मुमकिन नहीं लगता मुझे। फिर अगर मान भी लूं कि 7 साल की सजा आप उसे दिलवा भी देंगी, तो मेरे लिए ये वैसा ही होगा जैसे एक दिन की सजा। जो कैद मैं जीवन भर झेलूंगी, वो दूसरे के लिए सिर्फ 7 साल क्यों? मेरा पूरा शरीर एक बेजान पुतले की तरह हो गया है। मुझे इस दर्द के बदले में बस दर्द का सिंबल नहीं देना उसे महसूस होना चाहिए कि कैद के मायने क्या होते हैं। और सिर्फ 7 ही साल देने हैं सजा के, तो जाने दीजिए, टहलने दीजिए उसे। मैं हार गई हूं। मैंने अपनी हार का मातम मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसे अपनी जीत का जश्न मनाने दीजिए। अजीब मौसम था उस कमरे का। ऊपर ऊपर ठहरा हुआ, स्थिर, मगर अंदर बहुत सारी हलचल। पूनम भल्ला ने तपस्या के कंधे पर हल्की थपकी देते हुए कहा था, केस तो मैं लड़ूंगी बेटा, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगी। तुम बस अपना यह तेवर संभाल कर रखना। और फिर शुरू हुए थे लड़ाई के दिन। निचली अदालत में तारीखें पड़ने लगीं। चंचरीक का वकील ये सिद्ध करने पर लगा हुआ था कि एसिड चंचरीक ने डाला ही नहीं, साथ ही यह भी कि तपस्या ने अपनी सुंदरता के चलते कई लड़कों को वश में कर रखा था और चरित्रहीन भी थी। उसने परोक्ष रूप से यह भी कहना चाहा कि तपस्या और निश्चय के नाजायज संबंध थे और शक के दायरे में निश्चय को लाने की कोशिश की थी। अदालत में अयोध्या बाबू और तपस्या के साथ बैठा निश्चय आपा खोकर वकील के गिरहबान को पकड़कर चिल्लाया था, साले तेरा ईमान धर्म कुछ है या सब कुछ रात की शराब में घोलकर पी गया? भरी कचहरी में हुई इस घटना पर वकीलों ने खूब हाय तौबा मचाई थी। मुकदमे में शंका के आधार पर सिर्फ 6 महीने की जेल और 10,000 का जुर्माना हुआ था चंचरीक को। जेल के दूसरे दिन जमानत हो ही जानी थी,
लेकिन पूनम भल्ला ने बिना देरी के अगला मुकदमा लखनऊ के हाई कोर्ट में लगा दिया था। अपनी कुल जमा पूंजी लगाने और आगे का भी बहुत कुछ गिरवी रखने के बाद जो मिला था वो यह पराजय थी। न जाने कब तक परीक्षा लेनी थी ईश्वर को। अयोध्या बाबू की स्थिति अजीब सी हो गई थी। उन्हें नींद आना लगभग बंद हो गई थी। जिस लड़की पर सपूतों सा घमंड था, उस लड़की का ये हाल। उसके दुख को कौन समझे। उसे चरित्रहीन साबित कर दिया गया। ऊपर से सामान्य दिखते थे, लेकिन उनके दिल और दिमाग एक पल को भी शांत नहीं होते थे। वे अक्सर हाँफने से लगते थे, सिर दर्द से फटने लगता था, लेकिन कहें तो किससे। उस दिन अचानक पसीना पसीना हो गए। कालिंदी देवी और तपस्या जब तक समझती और अस्पताल तक ले जाती, वे ढीले पड़ चुके थे। पड़ोसी जब उन्हें अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनका हार्ट फेल हो गया था। टूटी छानी के घर में एक और मूसलाधार बरसात की तरह ये घटना बरसी थी। तपस्या एक बार फिर टूटी हुई थी, फिर से हारी और गिरी हुई। लगभग 1 माह तटस्थ पड़ी रही वह चुपचाप, सबसे नजर बचाकर। फिर देख लेती वह खाली बोतल, जिसके खाली होने के साथ वह भी खाली हो गई थी। दूसरे कमरे से आता माँ का विलाप हृदय विदारक होता था। कलेजे तक जाने क्या धंसता जाता था उस विलाप से। फिर भी कभी बस आंखों की कोरों तक, कभी बस आधे गाल तक आंसू आते और उन्हें पोंछ लेती। रोने का मन नहीं होता था। उसने ध्यान दिया कि माँ की खांसी बढ़ती जा रही थी। कलेजा पक्का कर उसने दुपट्टा चेहरे पर बांधा और माँ को हॉस्पिटल ले गई। सबकी निगाहें उसे घूर रही थी सड़क पर। सब निगाहें जैसे कह रही हों कि यही है वह लड़की जिस पर एसिड अटैक हुआ है। बहुत सारे टेस्ट हुए। रिपोर्ट से पता चला कि टीबी काफी बढ़ चुका है। अच्छे खान पान और महंगी दवाओं की जरूरत है। अब बारी थी तटस्थ तपस्या को गति में आने की। अयोध्या बाबू अपने पीछे कर्ज के अलावा कुछ नहीं छोड़ गए थे। तपस्या को चप्पू हाथ में लेना ही था। उसने शहर जाने का फैसला ले लिया। थोड़े से भी कम पैसों के साथ गई थी वह शहर। पूनम भल्ला ने गर्ल्स हॉस्टल दिलवा दिया था। रात को कंपनी के पतों पर टिक मार्क करके सुबह फोन करती। मीठी और सभ्य आवाज सुनकर कंपनी की तरफ से तुरंत बुला लिया जाता इंटरव्यू के लिए। मगर सूरत देखने के बाद फिर कोई राजी नहीं होता कंपनी में जगह देने को। निश्चय पढ़ाई के लिए दिल्ली जा चुका था। पूनम भल्ला से तपस्या की खबर पाकर वह तपस्या से मिलने तुरंत शहर आया। इतने सारे अजनबियों, अजीब निगाहों, अजीब व्यवहार के बीच उस दिन निश्चय का हॉस्टल आना हर बार से बहुत ज्यादा संबल देने वाला था। निश्चय को सामने देख विस्मित, प्रसन्न और थकी हुई तपस्या की आंखें बिना रुके बरस जाना चाहती थी। लेकिन इतना ज्यादा प्रेम दिखाना उचित भी तो नहीं था निश्चय के सामने। पानी में पड़ी पानी से भरी कौड़ियों की तरह उसकी भरी आंखें न समझ पा रही थी कुछ, न समझा पा रही थी। उसका मन बस यह हो रहा था कि निश्चय से लिपट जाए, क्योंकि बहुत दिनों से भागते रहने के बाद कोई चट्टान मिली थी उसे, जिस पर इतनी देर की दौड़ के बाद थोड़ी देर को टिका जा सकता है। निश्चय ने उसकी दुविधा से डबाडब आंखें देखी और पास आकर उसके सिर पर हाथ रख उसे अपने पास समेट लिया। इससे ज्यादा खुद को नियंत्रित करना अब तपस्या के वश में नहीं था। वो निश्चय के कंधे से लगकर देर तक सुबकती रही। निश्चय ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, परेशान मत हो तपस्या, वैसे भी मैं तुम्हें दिल्ली ले चलने को आया हूं। ये बात तपस्या की समझ से परे थी, तो उसकी उठी निगाह में प्रश्न के भाव होना स्वाभाविक था। निश्चय ने उस निगाह पर ध्यान दिए बगैर आगे कहा, पता है तपस्या, मैं तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोगों के लिए लड़ना चाहता हूँ। मैं तुमसे भी वही काम कराना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम जैसी बहुत सारी लड़कियां मिलकर एक ऐसा आंदोलन चलाएं कि दोबारा किसी की हिम्मत ना हो किसी फूल को बदरंग करने की। तपस्या के शून्य दिमाग में कुछ नहीं जा रहा था।
उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। उसके दिमाग में बस अपनी बात घूम रही थी। मुझे नौकरी चाहिए निश्चय। कुछ दिन बाद मेरे घर में खाने को अन्न का एक दाना नहीं बचेगा। बाबूजी चले गए हैं, मैंने अब भी कुछ नहीं किया तो मेरी माँ की जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। मुझे उनका इलाज कराना है। ये आंदोलन सजा कुछ नहीं करना मुझे। मेरे पास जो बचा है मुझे उसे बचाए रखना है। तुम दिल्ली चलो तपस्या, मैं 1 हफ्ते के अंदर तुम्हें नौकरी दिलवा दूंगा, निश्चय ने विश्वास दिलाया। इतना आसान नहीं है निश्चय, मैं रोज कर रही हूं वही। नौकरी ढूंढना सबके लिए मुश्किल काम हो सकता है, मगर मेरे लिए असंभव है। जमाना अच्छी पैकिंग का है, मेरा खोल उधड़ गया है। तुम एक बार चल के देखो मेरे साथ, मेरे कहने से। अगर कुछ न होगा तो ठीक 15 दिन बाद मैं तुम्हें दोबारा इसी शहर की ट्रेन में बैठा दूंगा। लेकिन एक और बात, कि अगर मैंने अपना वादा पूरा किया, तुम्हें बदले में मेरा काम करना होगा, मेरे कैंपेन का काम। निश्चय की इस बात पर उठी तपस्या की संशय भरी निगाह तुरंत सामान्य हो गई। मेरे कैंपेन का काम सुनकर दिल्ली पहुंचते ही एक बड़े से बुटीक में निश्चय ने तपस्या को काम दिला दिया। वहां की डिजाइन हुई ड्रेसेस पूरे देश और विदेश तक जाती थी, बड़ी बड़ी कंपनियों को भी। शुरुआत में 1 साल की ट्रेनिंग थी, जिसके उचित पैसे उस 1 साल में मिलने ही थे। फिर अगर काम में सफाई और दिमाग में क्रिएटिविटी हो तो उसी बुटीक में काम। तपस्या के पास समय नहीं था। उसने 1 साल का काम 4 महीनों में सीख लिया। अब डिजाइनिंग में भला कौन था तपस्या का सानी। 6 महीने होते होते तपस्या बुटीक की मालकिन की चहेती बन गई। बुटीक की आय बढ़ने लगी और तपस्या की सैलरी, घर पर पैसे भेजने और दिल्ली में अपने रहने का खर्च निकालने के साथ अब उसके पास इतना पैसा था कि वह खुद का बुटीक खोल सके। साथ साथ उसने पार्लर का काम भी सीख लिया था, बस जगह ढूंढनी थी। निश्चय ने अपना कैंपेन चलाने के लिए जो फ्लैट लिया था, उसके एक भाग में तपस्या का बुटीक कम पार्लर चलने लगा था। निश्चय ने बहुत सारी एसिड अटैक विक्टिम का आत्मविश्वास जगाकर उन्हें अपने आंदोलन से जोड़ लिया था। तपस्या जैसी बहुत सी और एसिड अटैक पीड़िताएं उसमें साथ काम कर रही थीं। सबकी अपनी लड़ाई, सबकी अपनी कहानी। शुरुआत में तपस्या चेहरे पर दुपट्टा लपेटे बिना कहीं नहीं जाती थी। निश्चय ने उसे कहा, मुझे तो तुम अब भी उतनी ही खूबसूरत लगती हो, और जिन्हें नहीं लगती उनके लिए खुद को छिपाने की क्या जरूरत। यूं मुश्किल तो था उस चेहरे के साथ बाजार, मेट्रो, मॉल में घूमना, लेकिन निश्चय ने तपस्या में खूब सारा आत्मविश्वास भर दिया था। तपस्या ने आईना देखना फिर से शुरू कर दिया था। उसे लगा कि यह एसिड अटैक उससे संवरने का अधिकार नहीं ले सकता। उस दिन जाने क्या सूझी उसे। अपने पार्लर में ट्रेनिंग ले रही लड़की से उसने विशेष हेयर स्टाइल में अपने बालों को शेप देने को कहा। अभी कुछ ही दिन पहले डिजाइन किया हुआ सूट निकाला, जिसमें धागों की भारी एम्ब्रॉयडरी की थी उसने। कुछ सोचा और फिर वही सूट पहनकर शीशे के सामने खड़ी हो गई। दाएं गाल का काला दाग सामने था, उसने इग्नोर किया और आंखों में जाने कितने दिनों बाद काजल फिर से लगा लिया। पास पड़ी एक छोटी सी बिंदिया अपने माथे पर लगाकर वह तैयार हो गई। आज निश्चय के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना था ना। उसने मुस्कुराकर अपना चेहरा देखा। मुस्कान सभी चेहरों को कितना सुंदर बना देती है। सीढ़ियां उतरकर जब वह हॉल में पहुंची तो निश्चय हतप्रभ सा देखता रह गया। तपस्या ने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ? सोच रहे हो कैसी अजीब लड़की है यह, कि पता है कुछ भी कर ले, शक्ल जैसी की तैसी रहनी है, फिर भी शौक को जिंदा कर रही है। निश्चय विस्मित था अब भी। जाने किस मैग्नेटिक इफेक्ट से वह पास आता जा रहा था और तपस्या के बहुत नजदीक आकर अचानक जैसे कुछ ख्याल आ जाए इस तरह ठिठकता हुआ बोला, सोच रहा हूं कि तुम जानती थी कि तुम इतनी सुंदर हो तो पहले क्यों नहीं ये काम कर लिया। तपस्या को ये उम्मीद नहीं थी, वो झेप गई। मैंने सोचा प्रेस कॉन्फ्रेंस में चल रहे हैं,
थोड़ा ठीक ठाक होकर चलें। हाँ, चलें? निश्चय ने एकटक तपस्या को देखते हुए कहा। हाँ, और क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों मीडिया शामिल थे। प्रश्न पर प्रश्न शुरू हुए। निश्चय जी, आपने एसिड अटैक की समस्या को अपने कैंपेन के लिए क्यों चुना? क्योंकि मैंने ये दर्द बड़े पास से देखा था। सुना है आप और तपस्या जी एक ही जगह के हैं? जी, सही सुना है। यह भी कि आप दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे? जी, यह भी सही सुना है। किसी दूसरे चैनल के पत्रकार ने पीछे से उठकर पूछा, सुना तो यह भी है कि आप पहले तपस्या जी से प्रेम करते थे। निश्चय कुछ कहता, इससे पहले तपस्या बोल पड़ी। हम एक कॉलेज में पढ़ते थे। उस समय हम सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचते थे और करियर के बारे में। हमें बस अपनी पढ़ाई और करियर से प्यार था। फिर से एक पत्रकार की आवाज आई। तब समय नहीं था, लेकिन अब तो किसी ना किसी के साथ शादी करनी ही है। दुनिया को इतनी सीख देने वाले आप क्या किसी एसिड अटैक विक्टिम से शादी कर सकते हैं? निश्चय ने तपस्या की तरफ गहरी नजरों से देखा और कहा, हाँ, अगर वो तैयार हो तो। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद तपस्या तेज कदमों से बाहर निकल गई। वह गुस्से में थी। निश्चय ने हाथ बढ़ाकर पीछे से तपस्या की बांह पकड़ ली। तपस्या ने गुस्से में पलटते हुए कहा, ये क्या तमाशा है निश्चय? तुम्हें सच में सब तमाशा लगता है तपस्या? सब तमाशा ही लगता है। एक तमाशे का अंजाम मैं आज तक भुगत रही हूं। उस तमाशे के समय भी मैं तुम्हें इतना ही चाहता था। तुम्हें कभी ये अंदाजा नहीं हुआ? नहीं हुआ, तपस्या ने खींचते से सुरों में कहा। कैसे होता? जो आज हो रहा है वो पहले ही कभी हो जाने का डर कैसे पता चलने देता तुम्हें? तब जब चंचरीक तुम्हारा दीवाना था से लेकर आज तक मैंने दिन रात तुम्हें चाहा है। सुना है औरत निगाह पहचानने में बहुत तेज होती है। पता नहीं कैसे तुमने आंखें बंद ही रखी हमेशा। तपस्या गंभीर हो चुकी थी। मैंने उस उम्र में प्यार का भयानक रूप देख लिया, जिसमें लड़कियां प्यार के अलावा कुछ नहीं सोच पाती। प्यार करने के लिए सबसे पहले एक खूबसूरत चेहरा होना चाहिए। चंचरीक जिस चेहरे को प्यार करता था, जिसके पीछे पड़ा था, उसे उसने खुद बर्बाद कर दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं है किसी के लिए। चेहरे को चंचरीक चाहता था। मैं तब भी तपस्या को चाहता था, अब भी तपस्या को ही चाहता हूं। लेकिन मैं चंचरीक नहीं। मुझे कुछ भी जबरदस्ती नहीं चाहिए, जब तक तुम न चाहो। इसके आगे कुछ कहने सुनने की ना तो जरूरत थी ना समय। तपस्या और निश्चय इस समाज से तेजाब की आग को जड़ से हटा देने के मकसद में लगे थे। कितनी एप्लीकेशंस, कितनी रिट, कितने बिगड़े चेहरे, बस यही था जो दिख रहा था। पूनम भल्ला ने जी जान लगा दी थी। उस लड़ाई का एक ईमानदार और मुख्य हिस्सा थी पूनम भल्ला। धीरेन्द्र प्रताप के कई प्रलोभन आ चुके थे। तपस्या को चरित्रहीन प्रमाणित करने के कई प्रयास भी किए जा चुके थे, लेकिन तपस्या को न प्रलोभनों पर डिगना था और न ही उसे चरित्र प्रमाण पत्र की परवाह थी। निचली अदालत से हाई कोर्ट तक जाने कितनी तारीखों में, जाने कितनी बार हार कर आज फैसला आना था। चंचरीक किसी भी दिन नहीं आया कोर्ट में। अंग भंग होने की दलील में पूनम भल्ला ने बार बार तपस्या का चेहरा सामने रखा था, जो शरीर का एक भाग था और भंग ही था। उसकी रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हुई थी, जिससे डॉक्टर के शुरुआती सर्टिफिकेट दिखाए थे जो बताते थे कि जिंदगी और मौत में बस एक लकीर का अंतर था और जरूरी नहीं कि हमेशा शहादत के बाद ही परमवीर चक्र दिया जाए। कुछ लोग जो मौत को चूम के वापस आ जाते हैं, वीरता का पदक उन्हें भी मिलना चाहिए। 75% जली लड़की के अपराधी पर हत्या नहीं तो हत्या के प्रयास का मुकदमा जरूर चलना चाहिए। आज महत्वपूर्ण बहस हो सकती थी, इसीलिए तपस्या और निश्चय भी थे कोर्ट में। चंचरीक का वकील दलील दे रहा था, मी लॉर्ड, मेरी साथी दोस्त बिना किसी आधार के उम्र कैद की दलील दे रही हैं, जबकि वह भी जानती हैं
कि एसिड अटैक में अंग भंग न होने की स्थिति में 60 साल से अधिक सजा नहीं दी जा सकती। तपस्या बिल्कुल स्वस्थ हैं, किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी नहीं आई है उनमें। डिसेबिलिटी मीन्स व्हाट? अपनी जगह पर बैठी हुई तपस्या चीख पड़ी थी, बार बार एक ही दलील सुनकर। जज ने थोड़ी कड़क और संतुलित आवाज में कहा, आपको जो भी कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहें। तपस्या ने विटनेस बॉक्स में खड़े होकर फिर से अपनी बात कहनी शुरू की। मैं पूछना चाहती थी कि डिसेबिलिटी मीन्स व्हाट मिलॉर्ड? मैं घर से निकली नहीं 3 साल तक, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू फेस पीपुल। किसी भी ऑफिस में नौकरी देने को कोई तैयार नहीं था। क्यों? बिकॉज आई वॉज मोर डिसेबल्ड देन अ डिसेबल्ड पर्सन। विकलांग व्यक्ति से कोई डरता नहीं है, लेकिन मेरा चेहरा डराता है। मुझसे घिन आती है लोगों को। मेरा शरीर डिफॉर्म नहीं हुआ मिलॉर्ड, मेरी आत्मा डिफॉर्म हुई है, मेरा मन डिफॉर्म हुआ है। सारी अदालत शांत थी। जज ने अपना फैसला लिखना शुरू कर दिया था। चंचरीक को उम्र कैद के साथ साथ कई महत्वपूर्ण फैसले दिए थे जज साहब ने आज। यह भी कि अब खुलेआम तेजाब बेचना अपराध होगा। यह भी कि एसिड अटैक विक्टिम को तुरंत 5 लाख रुपए और किश्तों में 50 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। यह भी कि एसिड अटैक सर्वाइवर के लिए रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए जाएंगे। पूनम भल्ला, तपस्या और निश्चय अद्भुत खुशी से नहाए हुए थे। कुछ कहना मुश्किल हो रहा था सबका। निश्चय ने काजू की बर्फी का एक टुकड़ा तपस्या के मुंह में डालते हुए कहा, जीत मुबारक मैम साहब। और देखा तो तपस्या के चेहरे पर आंसू ढुलक रहे थे। वह लगना तो निश्चय के सीने से चाह रही थी, लेकिन दौड़कर पूनम भल्ला से लिपट गई। तपस्या की मनः स्थिति अजीब सी थी। जाने कितने दिनों की तमन्ना थी एक बार चंचरीक से मिलने की। इस तरह जिसमें बस देखकर बता सके वह कि जीतने के लिए ओहदा नहीं, जज्बा चाहिए, कि अपनी शर्तों पर जीने का अधिकार सिर्फ तुम्हें नहीं मुझे भी है। अमीरी गरीबी पुरुष नारी से परे। कितने ही टीवी चैनलों के संवाददाता माइक लिए एक जगह खड़े थे। शायद चंचरीक वहीं होगा। तपस्या उधर ही चल दी। तपस्या को देखते ही सभी माइक और कैमरे उसकी तरफ घूम गए। उन्होंने प्रश्नों की झड़ी लगा दी थी, लेकिन तपस्या को कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। वह सबको हटाती हुई आगे बढ़ी जा रही थी। निश्चय बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे था। छंटती भीड़ से उन्मादिनी सी गुजरती तपस्या के सामने अचानक अजीब सा कुछ आ गया। यह चंचरीक था जिसकी तलाश में वह यहाँ आई थी। सुनो चंचरीक, कहते हुए उसने अपने पर्स से एक बोतल निकाल ली। चंचरीक की आंखें फट गईं, चेहरा सफेद पड़ गया। धीरेन्द्र प्रताप सिंह चीख पड़े। चंचरीक ने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन रई रई जमीन लोगों से भरी पड़ी थी। निश्चय पीछे रह गया था। वह वहीं से चीखा, तपस्या पागल मत बनो, बोतल दूर फेंको। लेकिन इतनी देर में तपस्या बोतल खोलकर चंचरीक के नजदीक पहुंच चुकी थी और सप की आवाज के साथ बोतल का सारा लिक्विड चंचरीक पर फेंक दिया था। चंचरीक अपने चेहरे पर हाथ रखकर चिल्ला रहा था। वह तुरंत गिरा और बेहोश हो गया। धीरेन्द्र प्रताप सिंह पागलों की तरह चीख रहे थे। दुनिया की कोई गाली उन्होंने नहीं छोड़ी थी जो तपस्या के लिए निकली न हो। कई साथियों ने मिलकर उन्हें पकड़ रखा था और वह, अरे छोड़ो यार, चंचू चंचू, अरे उसे गाड़ी में डालो, डॉक्टर के पास ले चलो की आवाज के साथ पागल हाथी की तरह सब कुछ तोड़कर निकलना चाह रहे थे। तपस्या चुपचाप खड़ी थी। मीडिया ने उसे घेर रखा था। पुलिस उसे पकड़ने के लिए पहुंच चुकी थी। उसने शांत भाव से एसआई से कहा, पानी था इंस्पेक्टर साहब, बोतल में एसिड नहीं था। इंस्पेक्टर ने फिर से चंचरीक की तरफ देखा। वह बेहोश पड़ा था। उसका चेहरा और बाल सब भीगे हुए थे। तपस्या ने चंचरीक की तरफ हिकारत से देखते हुए कहा,
बस झलक दिखाना चाहती थी चंचू बाबू को, उस दर्द की जिसने मुझे सामान्य से असामान्य बना दिया। चंचरीक अब भी बेहोश था। निश्चय तपस्या के कंधे पर हाथ रखे मुस्तैद सिपाही सा खड़ा था। बुटीक की बहुत सी लड़कियां वहां आ गई थीं। सबके दाग अचानक खिले खिले से दिखने लगे थे। तपस्या उनमें से एक को गले लगाकर आगे बढ़ गई। मौसम में चमकीली रंगत थी। वसंत और फागुन एक दूसरे के गले मिल रहे थे। सामने के सिम्मल के पेड़ में फिर कुछ लाल फूल अखुआ आए थे। तपस्या ने निश्चय की तरफ देखकर कहा, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई निश्चय। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।